श्रोताओं का स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे खजाने की बात करेंगे जो हरा भरा है, सांसें देता है और हमारी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। हमारे जंगल यानी वन संसाधन। जी हाँ। ये विश्लेषण उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की भूगोल पाठ्यपुस्तक के यूनिट 5 पर आधारित है। बिल्कुल। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये भारत के सबसे कीमती नवीकरणीय संसाधनों में से एक है। सही कहा। ये मौसम को ठीक रखने से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था तक हर चीज में अहम किरदार निभाते हैं। हाँ, और इनकी भूमिका बहुत गहरी है। आज हम समझेंगे कि भारत के जंगलों का असली महत्व क्या है, ये कितने तरह के हैं, कहाँ फैले हैं, इनसे हमें आर्थिक रूप से क्या मिलता है और सबसे जरूरी, इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है और क्या करने की जरूरत है। चलिए इस जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत शायद इसी बात से करनी चाहिए कि जंगल हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, पारिस्थितिक महत्व। जी। ये कुदरत का संतुलन बनाए रखते हैं। सोचिए, ये हवा साफ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन। हाँ, बारिश लाने में मदद करते हैं, हवा में नमी बनाए रखते हैं और एक बहुत बड़ा काम, ये जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत को बहने से रोकते हैं, मतलब मिट्टी का कटाव कम करते हैं। ये तो बहुत जरूरी है खेती के लिए भी। बिल्कुल। ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हमारी जिंदगी, खेती और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो फिर जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत की कितनी जमीन पर जंगल हैं? कागजों पर, यानी दर्ज वन क्षेत्र, भारत की करीब 23% जमीन पर जंगल है। 23%? हाँ। लेकिन यहाँ एक पेच है। असल में घने जंगल यानी वास्तविक वन आवरण शायद इससे कुछ कम, करीब 21% ही हों। 21%। ये फर्क क्यों? हाँ, ये फर्क क्यों है? ये फर्क इसलिए है क्योंकि दर्ज वन क्षेत्र वो जमीन है जिसे सरकारी रिकॉर्ड में जंगल मान लिया गया है, भले ही वहाँ पेड़ कम हो या न हो। हाँ, वितरण काफी असमान है। जैसे प्रति व्यक्ति जंगल के हिसाब से देखें तो अरुणाचल प्रदेश में हर इंसान के हिस्से में करीब 4.87 हेक्टेयर जंगल आते हैं। ओ, 4.87 हेक्टेयर, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ बिहार को देखिए, वहां ये आंकड़ा सिर्फ 0.0066 हेक्टेयर है। 0.0066, मतलब जमीन आसमान का फर्क है ये तो। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जंगलों का बंटवारा कितना असमान है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। इन जंगलों को सिर्फ पेड़ों के घनत्व से नहीं, बल्कि सरकारी नियंत्रण और इस्तेमाल के हिसाब से भी बांटा गया है। अच्छा, नियंत्रण के आधार पर? हाँ, मुख्य तौर पर 3 तरह के जंगल हैं: आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, ये नाम थोड़े तकनीकी लगते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा सरकारी लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना जरूरी है। हाँ, ये वर्गीकरण अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि किस जंगल पर कितना सरकारी नियंत्रण है और स्थानीय लोगों को वहाँ क्या अधिकार है। तो सबसे पहले आरक्षित वन। जी, आरक्षित वन वो हैं जिन पर सबसे ज्यादा सरकारी पहरा है, इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली हुई है। मतलब पूरी तरह प्रोटेक्टेड। हाँ, यहाँ लकड़ी काटना या पशु चराना पूरी तरह मना होता है जब तक कोई खास इजाजत ना हो। देश के आधे से ज्यादा जंगल इसी श्रेणी में आते हैं। आधे से ज्यादा? तो ये हमारे स्थायी वन भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा हुए। बिल्कुल। फिर आते हैं संरक्षित वन। संरक्षित, इनमें क्या अलग है? यहाँ स्थानीय लोगों को कुछ छूट होती है, जैसे वे सूखी लकड़ी बीन सकते हैं या अपने मवेशी चरा सकते हैं, लेकिन जंगल को नुकसान पहुंचाने वाली कोई गतिविधि नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब कुछ स्थानीय अधिकार हैं यहाँ। जी, सरकार इन जंगलों को भी बचाने पर ध्यान देती है। करीब 1/3 जंगल इस श्रेणी में है। 1/3, ठीक है। और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन। ये वो जंगल या खाली पड़ी जमीनें हैं जो सरकार, निजी लोगों या समुदायों की हो सकती हैं। अवर्गीकृत मतलब जिनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, यूं कहें कि इनमें अक्सर नियम कायदे उतने सख्त नहीं होते और स्थानीय समुदाय इनका प्रबंधन करते हैं। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों और गुजरात के कुछ इलाकों में ऐसे जंगल ज्यादा हैं। पूर्वोत्तर में? अच्छा। जी, अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल हैं। मध्य प्रदेश, हाँ सुना है। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर आरक्षित यानी ज्यादा सुरक्षा वाले जंगल ज्यादा हैं। वहीं बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में संरक्षित वनों का हिस्सा बड़ा है, जहां स्थानीय जरूरतें भी ध्यान में रखी जाती हैं। अच्छा। जैसा मैंने कहा, पूर्वोत्तर में अवर्गीकृत ज्यादा है।
तो ये बंटवारा सिर्फ जमीन और मौसम पर ही नहीं बल्कि हर राज्य की अपनी नीतियों और जरूरतों पर भी निर्भर करता है। ये तो बड़ी दिलचस्प जानकारी है। चलिए अब बात करते हैं इन जंगलों से होने वाले सीधे आर्थिक फायदों की। हाँ, आर्थिक महत्व। सबसे पहले तो लकड़ी ही आती है दिमाग में। फर्नीचर, घर बनाने, कागज और तमाम उद्योगों में लकड़ी लगती है। जी, औद्योगिक लकड़ी। अंदाजा है कि भारत में हर साल करीब 3 करोड़ क्यूबिक मीटर लकड़ी उद्योगों में इस्तेमाल होती है। 3 करोड़ क्यूबिक मीटर। लेकिन जो आंकड़ा सच में चौंकाता है वो है ईंधन वाली लकड़ी का। जलाऊ लकड़ी। हाँ, भारत दुनिया में जलाऊ लकड़ी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सालाना करीब 27 करोड़ टन। 27 करोड़ टन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये सुनना ही भयानक लगता है। बिल्कुल। भयानक इसलिए भी है क्योंकि ये मात्रा उतनी लकड़ी से लगभग 5 गुना ज्यादा है जितनी हम जंगलों को नुकसान पहुंचाए बिना हर साल निकाल सकते हैं। 5 गुना? 5 गुना। इसका सीधा मतलब है कि हम तेजी से वो डाल काट रहे हैं जिस पर बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जंगलों के सिकुड़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। और सोचिए, देश की करीब 40% ऊर्जा जरूरतें इसी जलाऊ लकड़ी से पूरी होती हैं। 40%? हाँ, गांवों में तो 80% लोग और शहरों में भी करीब 48% लोग खाना पकाने या दूसरे कामों के लिए इसी पर निर्भर हैं। बाप रे, 80% ग्रामीण आबादी और शहरों में भी लगभग आधी आबादी। जी बिल्कुल। और ये एक बड़ी दुविधा खड़ी करता है। जब तक लोगों को, खासकर ग्रामीण और गरीब आबादी को, बिजली या रसोई गैस जैसे सस्ते और भरोसेमंद विकल्प नहीं मिलते, हाँ, तब तक तो वो क्या करेंगे? तब तक वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगलों पर ही निर्भर रहेंगे। और ये निर्भरता जंगलों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। सही बात है। लकड़ी के अलावा भी तो जंगल बहुत कुछ देते हैं, जिन्हें कहते हैं गैर लकड़ी वन उत्पाद, NWFP। जी हाँ, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इनमें बहुत कुछ आता है। जैसे गोंद, रेजिन यानी राल, लेटेक्स, कत्था, जरूरी तेल जिनसे साबुन, इत्र बनते हैं, तेंदू पत्ता जिससे बीड़ी बनती है, बांस, बेंत, शहद, जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे। औषधीय पौधे? हाँ, फल, फूल, पत्तल बनाने के पत्ते, छप्पर डालने की घास, लिस्ट लंबी है। वाकई। और ये जानना दिलचस्प है कि इन NWFP का करीब 60% हिस्सा औषधीय पौधे हैं। 60%? आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं के लिए तो ये वरदान है। बिल्कुल। इन सब चीजों का कुल आर्थिक मूल्य सालाना करीब 27,500 करोड़ रुपए आंका गया है। 27,500 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, ये लाखों लोगों, खासकर जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों की रोजी रोटी का जरिया है। ये तो हुए सीधे फायदे जिनका हिसाब किताब लगाया जा सकता है। लेकिन जंगलों के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें हम पैसों में नहीं तौल सकते। हाँ, अप्रत्यक्ष लाभ। पर वो शायद इनसे भी ज्यादा कीमती है। बिल्कुल सही। इन्हें हम अप्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। जैसे जंगल हवा, पानी को नियंत्रित करते हैं, मौसम पर असर डालते हैं, भारी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते। सही। मिट्टी को बचाते हैं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं जिससे बाढ़ और बारिश में वो बह नहीं जाती। मिट्टी का कटाव रोकते हैं। जी, पानी को सहेजते हैं, जंगल बारिश के पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन के अंदर पहुंचाते हैं जिससे भूजल स्तर बना रहता है। वाटर रिचार्ज। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये लाखों करोड़ों किस्म के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर है, यानी जैव विविधता के भंडार है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बिल्कुल। मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले ह्यूमस की सप्लाई भी यहीं से होती है। यहाँ ये समझना आकर्षक है कि ये जो अप्रत्यक्ष लाभ है, ये शायद दिखने वाले आर्थिक लाभों से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि इनके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है शायद। बिल्कुल। इनके बिना तो हमारा पूरा पर्यावरण का ताना बाना ही बिखर जाएगा। हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इन पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा होता। सही कहा। इतने सारे फायदों के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे जंगल खतरे में हैं। जी, ये चिंता की बात है। जैसा हमने शुरू में बात की, असल वन आवरण शायद सरकारी आंकड़ों से कम है और ये लगातार कम हो रहा है। हाँ, खेती के लिए जमीन चाहिए, शहर बसाने, सड़कें बनानी है, उद्योग लगाने, इन सब के लिए जंगल कट रहे हैं। और इस कटाई के नतीजे हम भुगत भी रहे हैं। बाढ़ ज्यादा आने लगी है। हाँ, देखते हैं हम हर साल। क्योंकि पानी को रोकने वाले जंगल कम हो गए। मिट्टी बहकर नदियों में जा रही है जिससे नदियों का तल उथला हो रहा है और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। और जमीन की उर्वरता, जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। कुछ बीमारियां भी बढ़ रही हैं जिनका संबंध बदलते पर्यावरण से जोड़ा जाता है। साफ है कि हमें अपने जंगलों को बचाने की सख्त जरूरत है।
सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना होगा। जी, वैज्ञानिक प्रबंधन। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने समय समय पर अपनी वन नीतियां बनाई, जैसे 1952 में और फिर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई। हाँ, ये महत्वपूर्ण नीतियां हैं। इन नीतियों का मकसद क्या था? मोटे तौर पर कहें तो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, पहला उद्देश्य देश की कुदरती धरोहर यानी जंगलों और जंगली जीवों को बचाना, विरासत का संरक्षण, मिट्टी के कटाव और जमीन को बंजर होने से रोकना, साथ ही बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर जंगल का दायरा बढ़ाना। हाँ, वनावरण बढ़ाना। इसके अलावा ये नीतियां इस बात पर भी जोर देती हैं कि स्थानीय लोगों की जरूरतें जैसे जलाऊ लकड़ी, चारा और छोटी मोटी लकड़ी पूरी होनी चाहिए, ताकि वे जंगल काटने पर मजबूर ना हो। बिल्कुल, जंगलों की पैदावार बढ़ाई जाए ताकि देश की जरूरतें पूरी हो, और सबसे जरूरी वन संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जाए। जन आंदोलन मतलब लोगों की भागीदारी? जी, जिसमें खासकर महिलाओं की भागीदारी हो। अच्छा, उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए किया क्या जा रहा है? कई तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। एक तो है वनीकरण, यानी जहां जंगल नहीं है वहां नए पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन। जी, और दूसरा है पुनर्वनीकरण, यानी जहां जंगल कट गए हैं वहां फिर से पेड़ लगाना, रीफॉरेस्टेशन। फिर है सामाजिक वानिकी। ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सामाजिक वानिकी ये क्या है? इसमें गांव की साझी जमीनों, सड़कों, नहरों के किनारे, रेलवे लाइनों के पास पेड़ लगाए जाते हैं। मकसद होता है कि स्थानीय लोगों को वहीं से ईंधन, चारा और लकड़ी मिल जाए। अच्छा, ताकि मुख्य जंगलों पर दबाव कम हो। बिल्कुल सही। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, समुदाय मिलकर पेड़ लगाएं, पर जमीन पर ये कितना कामयाब है? क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? चुनौतियां तो है। कई बार लोगों की पूरी भागीदारी नहीं मिल पाती, या लगाए गए पेड़ों की देखभाल ठीक से नहीं होती। हाँ, ये तो होता है अक्सर। कभी-कभी जमीन को लेकर विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक जरूरी कोशिश है। इसी तरह कृषि वानिकी भी है, जिसमें किसान अपने खेतों में फसलों के साथ-साथ पेड़ भी उगाते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री, हाँ ये भी सुना है। इससे उन्हें लकड़ी भी मिलती है और खेत की मिट्टी भी बेहतर होती है। शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए शहरी वानिकी पर भी जोर है। और जंगलों को बचाने के लिए सीधे तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मतलब कटाई रोकने के लिए? अवैध कटाई और कब्जे को रोकने के लिए कानून सख्त किए गए हैं। आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, वो वर्गीकरण। देश में लगभग 400 लाख हेक्टेयर आरक्षित और 200 लाख हेक्टेयर संरक्षित वन है। काफी बड़ा क्षेत्र है ये। जी, जंगलों को आग से बचाना एक बड़ी चुनौती है। आग लगना तो बहुत आम बात हो गई है गर्मियों में। हाँ, इसके लिए गर्मियों से पहले ही जंगलों में फायर लाइन बनाई जाती हैं। फायर लाइन? जी, ये क्या होती हैं? ये जंगल के बीच में एक ऐसी पट्टी होती है जहां से पेड़ पौधे और सूखी पत्तियां हटा दी जाती हैं, ताकि अगर एक हिस्से में आग लगे तो वो इस खाली पट्टी को पार करके दूसरे हिस्से तक ना फैल सके। अच्छा, आग को रोकने के लिए एक ब्रेक की तरह। बिल्कुल। वन्यजीवों और पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स? जी, कई राज्यों में वन विकास निगम भी बने हैं, जो वन उत्पादों का व्यापार करते हैं और जंगल लगाने का काम भी देखते हैं। और एक जरूरी चीज है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, ये नया शब्द है। ये असल में जंगल उगाने और मैनेज करने का विज्ञान है। इसका मकसद ये है कि हम जंगल से लकड़ी और दूसरी चीजें इस तरह लें कि जंगल हमेशा बना रहे, उसकी सेहत खराब ना हो, मतलब टिकाऊ तरीके से उपज लेना, सस्टेनेबल यील्ड। बिल्कुल, स्थायी उपज। देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान का भी इसमें बड़ा योगदान है शायद। बिल्कुल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये संस्थान जंगलों और वन उत्पादों पर लगातार रिसर्च करता रहता है, जिससे बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक चिंता है, मोनोकल्चर की। हाँ, मोनोकल्चर, यानी बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पेड़ लगाना, जैसे यूकलिप्टस या पाइन। हाँ, ये नज़ारा अक्सर दिखता है सड़कों के किनारे या प्लांटेशन में। इससे क्या नुकसान है? नुकसान कई हैं। जब एक ही तरह के पेड़ होते हैं तो वे मिट्टी से एक ही तरह के पोषक तत्व खींचते हैं, जिससे मिट्टी में उन तत्वों की कमी हो जाती है। अच्छा, मिट्टी कमजोर हो जाती है? जी। दूसरा, अगर कोई बीमारी या कीड़ा लगता है तो वो पूरे जंगल में तेजी से फैल जाता है, क्योंकि सभी पेड़ एक जैसे होते हैं, उनमें विविधता नहीं होती। ओह, ये तो बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात, इससे जैव विविधता खत्म होती है। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और उन पर निर्भर जीव जंतुओं के लिए जगह नहीं बचती। तो फिर क्या करना चाहिए? इसलिए
मिलीजुली प्रजातियों वाले जंगल लगाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आज की इस बातचीत से भारत के वनों की एक तस्वीर उभरती है। हमने देखा कि कागजों पर भले ही करीब 23% जमीन पर जंगल हों, असलियत 21% के आसपास हो सकती है और ये बंटवारा बहुत असमान है। जी हाँ, ये मुख्य बातें थीं। हमने समझा कि कैसे जंगलों को आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत श्रेणियों में बांटा गया है और इसका क्या मतलब है। हमने जाना कि जंगल हमें सिर्फ लकड़ी और ईंधन ही नहीं देते, बल्कि गोंद, जड़ी बूटियों जैसे बेशकीमती गैर लकड़ी उत्पाद भी देते हैं, जिनका सालाना बाजार हजारों करोड़ का है। और ईंधन वाली लकड़ी पर निर्भरता एक बड़ी चिंता है। बिल्कुल, जलाऊ लकड़ी पर हमारी निर्भरता एक गंभीर चिंता का विषय है और हमने उन अनमोल अप्रत्यक्ष फायदों को भी पहचाना। साफ हवा, पानी, मिट्टी का बचाव, मौसम का संतुलन और अनगिनत जीवों का बसेरा, जी, जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। फिर हमने वनों की कटाई के खतरों और उन्हें बचाने की नीतियों और उपायों जैसे वनीकरण, सामाजिक वानिकी, सिल्वीकल्चर पर बात की। साथ ही मोनोकल्चर जैसी चुनौतियों को भी समझा। हाँ, इन सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की। तो इसका क्या मतलब है? इस सब जानकारी का निचोड़ क्या है? शायद यही कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, जिंदगी हैं। बिल्कुल सही कहा। इनका होना हमारे वजूद के लिए जरूरी है और इन्हें बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, सामूहिक जिम्मेदारी। हमें विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन साधना ही होगा, नहीं तो भविष्य मुश्किल में पड़ सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ देश को तरक्की करनी है, ऊर्जा चाहिए, खेती बढ़ानी है, उद्योग लगाने हैं, विकास की जरूरतें। जी, दूसरी तरफ इन कीमती जंगलों को भी बचाना है। ये दोनों जरूरतें अक्सर टकराती हैं। हम ये संतुलन कैसे साध सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां विकास भी हो और जंगल भी बचे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या हम खुद अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं? शायद पानी बचाकर, बिजली सोच समझकर इस्तेमाल करके, प्लास्टिक कम करके, या अपने आसपास पेड़ लगाकर या लगे हुए पेड़ों को बचाकर। छोटे छोटे कदम। हाँ, ये कुछ सवाल हैं जो ये चर्चा हमारे मन में छोड़ जाती है, जिन पर सोचना जरूरी है। आपके इस गहरे विश्लेषण के लिए बहुत शुक्रिया। ये जानकारी बहुत उपयोगी थी। धन्यवाद। और श्रोताओं का भी धन्यवाद कि वे आज हमारे साथ इस जरूरी मुद्दे को समझने में शामिल हुए।